अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और एक सीरीज़ स्टार्ट की थी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कॉमन मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस वो शेयर करने के लिए। और उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा, काफ़ी टाइम तक तो मैंने कोई ख़ास वीडियो भी नहीं बनाई। और आज एक और वीडियो इसी पे बना रहा हूँ। ये न्यू कमर्स या कुछ ऐसे लोग जिनको अक्सर मार्केट की समझ नहीं आती, या वो कहते हैं जी कि हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, हाई साइड पे बाइंग करते हैं, लो साइड पे सेलिंग करते हैं। आखिर वजह क्या है, हम कैसे मार्केट में अपना एक्सपोजर बेहतर करें। तो इस हवाले से कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी आपसे शेयर करता हूँ, कुछ मतलब मार्केट साइकी भी आपसे डिस्कस करता हूँ। आप इन पे फोकस करिएगा। सबसे पहला एक पॉइंट जो आज की ये वीडियो का है, ये बुलेट्स बनी हुई हैं, ये आपकी स्क्रीन पे हैं। लेंथी पोर्टफोलियो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम में से कुछ लोग हैं, मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, अब मेरे कहने पे उन्होंने काफ़ी कम किया है, अपना पोर्टफोलियो कवर किया है। अब 1-2 मिलियन की अगर किसी की है इन्वेस्टमेंट, वो क्या करते हैं जी 20-20, 30-30 स्टॉक्स रख लेते हैं। किसी की 2-3 लाख रुपए की है, वो कहते हैं 500 शेयर ना 3-4-5 कंपनियों के 6 कंपनियों के शेयर ले लो। उससे होता क्या है जी, प्रॉब्लम ये होती है कि 2 शेयर तो हर सेक्टर हर टाइम परफॉर्म नहीं करता। एक सेक्टर या 2 सेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं, बाकी बहुत सारे सेक्टर या साइडवेज होते हैं, उनमें से कुछ डाउन जा रहे होते हैं। तो अब आपने उन सेक्टर्स में बाइंग की हो, सपोज जो 2 गिर रहे हैं, बाकी 2 वो जो साइडवेज हो, 6 आपने शेयर्स रखे हो, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, और 2 ऐसे हो जो थोड़े बहुत स्लो आप जा रहे हैं, तो आपकी नेट पोर्टफोलियो में आपको लॉस ही नजर आ रहा होगा। और आप हमेशा यही कहेंगे यार कभी भी प्रॉफिट चेन में जाता। रीज़न यही है कि लेंथी पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। आप बाइंग करें, सिलेक्टिव किस्म के स्टॉक्स उठाएं, जो अच्छे सेक्टर्स चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उनमें से जो अच्छे शेयर्स होते हैं आपकी रेंज में रहते हुए, जिन पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जिसकी कंपनी की प्रोफाइल आपने थोड़ी स्टडी की होती है, उनके रिजल्ट अच्छे आए होते हैं या एक्सपेक्टेड होते हैं, आप उनमें अपनी 2 सेक्टर उठा लें, 3 सेक्टर उठा लें। 3 सेक्टर्स में से 2 से 3 शेयर्स उठाएं और उसमें अपनी वर्किंग करें। लिमिटेड रखें, उसको ऑब्जर्व करना, फॉलो करना, उस पर रिसर्च करना, स्टडी करना, किसी से डिस्कस करना ईजी होता है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है जी। दूसरा, ऑन स्क्रीन टाइम। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मैं उनमें शामिल रहा हूँ, हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन के साथ चिपके होते हैं कि ये मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, शेयर हमारा कैसे जा रहा है। अब जब आप हर वक्त स्क्रीन पे होंगे तो उससे होता यह है कि जब शेयर 20-30 पैसे 40 पैसे डाउन जा रहा होता है ना, तो आपका दिल धक धक कर रहा होता है कि यार ये पता नहीं मार ही ना जाए, ये तो लॉक ना चले जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। तो इसी तरह जब अप जा रहा होता है, आपको एकदम लगता है यार बीच में, क्योंकि स्ट्रेट वे तो वो अप या डाउन कोई भी शेयर नहीं जाता, दरमियान में रुकता है, फिर स्टेबल होता है, फिर अपनी मूव चेंज कर सकता है, डाइवर्जेंस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल्स होते हैं, कुछ सपोर्ट्स रेजिस्टेंस भी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन जब हम हर वक्त स्क्रीन के साथ चिपके होते हैं शॉर्ट पीरियड में, तो वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती हैं सिचुएशंस। हम उसके अकॉर्डिंग इमोशंस में आके तो डिसीजन लेते हैं। इस वजह से ऑन स्क्रीन टाइम भी अपना कम रखें। आप अपना एक कोशिश करें कि एक सेफ एरिया में जाके एंट्री लें एक अच्छे शेयर में। उसके बाद कोशिश करें सिर्फ शाम को या दिन में 1 या 2 बार सिर्फ चेक कर लिया करें, अपना एक स्टॉप लॉस पॉइंट माइंड में रखें, स्क्रीन पे नहीं, या सेट नहीं करना आपने अपने उसमें जो आपका पोर्टल है उस पर, बस आपने माइंड में सेट रखना। अगर उससे ऊपर चल रहा है तो ठीक है, आप स्टेबल रहें, बिला वजह ऑन स्क्रीन रहते हुए इमोशंस में ना खेलें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक बहुत कॉमन है जी। बजट आया था रिसेंटली, बजट के वेरी नेक्स्ट डे सेशन था, उसमें आपने देखा कि मार्केट ओपन ही 500-600 पॉइंट्स के साथ गैप अप ओपनिंग दी उसने। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कॉल की, कहता भाई मार्केट तो अब लगता है बजट के बाद शायद 52-55 हज़ार पे जाएगी। तो मैंने कहा भाई कहीं बाइंग तो नहीं कर ली तुमने? तो उसने कहा जी मैंने बाइंग कर ली है और बड़ी टिका के की है, अब मेरे पास कैश नहीं रहा। मैंने कहा बहुत गलत डिसीजन ली हो। खैर उसने मुझे कहा नहीं बहुत सॉलिड है, ये है वो है। मैंने कहा भाई ये
सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि इमोशनल है, और इमोशंस का फ़ायदा हमेशा बड़े प्लेयर्स उठाते हैं उसके अगेंस्ट जाके। अब आपने तो कर लिया, अब आपके करने के बाद क्या हुआ है जी, वही आपके सामने है कि उसके बाद मार्केट ने वो लेवल्स दोबारा दिखाए ही नहीं, उसके बाद डाउन ही रही है, क्योंकि हर बंदे ने हाई साइड पे बाइंग की हुई थी, बहुत सारे लोगों ने लॉसेस बुक किए, बहुत सारों के अभी भी चल रहे हैं। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब यही है कि जब भी आपको लगे कि अब शायद ये वाला शेयर या ये मार्केट मुझे कभी मौका नहीं देगी प्रॉफिट कमाने का, और आप इस चक्कर में आके कोई अपने लेवल सेट किए बगैर, कोई प्रॉपर प्लानिंग किए बगैर, जस्ट बेझिझक बगैर सोचे समझे एंट्री एग्जिट ले रहे हो, तो वो होता है जी फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको अवॉइड करें। ये इमोशंस ही हैं बेसिकली, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, एक रोबोट अपने आप को समझें कि भाई मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ही चलना है, चाहे मार्केट जो मर्जी कर रही हो, चाहे मेरे वाला शेयर जो मैंने प्लान किया है वो झंडे गाड़ रहा हो, जब तक आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई, अपना लॉस स्टॉप लॉस नहीं सेट किया, अपने आप को क्लियर नहीं रखा कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, तब तक आप सिर्फ ये मार्केट के ग्रीन कैंडल्स देखते हुए, ग्राफ देखते हुए, या 2-4 लोगों की बाइंग कॉल पे बिल्कुल इमोशनल होकर डिसीजन ना लें। सेम एक और प्रॉब्लम है जी, मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हम में से बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं जी कि ये शेयर बहुत अप चले गया, अब इसको रुकना चाहिए। TRG, नेटसोल, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, GGL। तो जब वो 20-20, 40-40 रुपये अप गया था, मैं भी उसमें शामिल था, मैं कहता था अब तो भाई अन्नी बच गई, अब नहीं बाय करना। तो ये वाली सिचुएशन के लिए एक बहुत क्लियर रूल है, जब मार्केट अप साइड पे जा रही हो, हायर हाइज बना रही हो, हायर लोज बना रही हो, तो उसमें कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होती, कोई भी शेयर एक्सपेंसिव नहीं होता। उस वक्त बस आपने शेयर की मूवमेंट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट करते हुए एक स्ट्रेटजी बनानी होती है और उसमें एंट्री ले लेनी होती है। इसी तरह जब कोई शेयर या मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, अब आप कहें कि जी नेटसोल 300 रुपये से गिरा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकता है जी, 260 पे। आपने कहना था यार 40-50 रुपये गिर गया बहुत है, 200 पे आ गया, आपने कहा अभी भी बहुत गिर गया, 130 रुपये तक चलेगा। तो जब डाउन ट्रेंड में होता है उसकी कोई सपोर्ट नहीं होती है, तो इसलिए आपने ट्रेंड को फॉलो करना होता है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और ये असेस करना, फिर उसको एनालाइज करना ही असल काम है। उसके लिए आपको ओपन माइंडेड होके, बगैर किसी वो एक होता है ना बाइसेस के, किसी बाइसनेस के बगैर आपने ये चीज़ों को देखना होता है। इसी तरह एक चीज़ और मैंने बड़ी ऑब्जर्व की है, कुछ शेयर्स होते हैं वो अपने रिजल्ट से पहले एक रैली दे चुके होते हैं। जब उनका रिजल्ट बेशक अच्छा भी आए, बहुत अच्छा भी आ जाए, तो वो रिजल्ट के बाद उनकी रैली उस तरह से कंटिन्यू नहीं करती। और कुछ शेयर्स होते हैं जिनकी रिजल्ट से पहले डिप लगी होती है या बिल्कुल ही साइडवेज मरे पड़े होते हैं, वो रिजल्ट के बाद उनका रिजल्ट मुनासिब सा भी बेहतर हो जाए या बहुत अच्छा है, तो उसके बाद वो एक अपनी रैली या नई मूव स्टार्ट करते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैं भी ये गलती करता था कि पहले एक शेयर ने रैली बना ली है, उसका रिजल्ट अच्छा आया है, मैं कहता था जी अब एंट्री दोबारा ले लेनी चाहिए, रिजल्ट ही बड़ा अच्छा है। तो बड़े प्लेयर्स के पास तो रिजल्ट पहले से होता है, उन्होंने उसकी रैली पहले ही चला दी है, तो अब 2-2 रैलीज तो नहीं चलेंगी। तो जब एक रैली चल गई है उसके बाद फिर सब्र करें, हौसला करें, उसको कूल डाउन होने दें, एक अच्छी करेक्शन हो लेने दें, फिर अपनी एंट्री या एग्जिट प्लान करें। इसी तरह प्री बजट रैलीज होती हैं या पोस्ट बजट रैलीज होती हैं। अगर बजट से पहले एक बड़ी शानदार किस्म की मार्केट ने या शेयर ने आपके रैली बना ली है, उसके बाद पोस्ट बजट कोई लंबी चौड़ी रैली नहीं बनेगी, टेम्पररी कोई 200-400, 500, 1000 पॉइंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन रैली अब नहीं चलेगी, रैली ओवर हो चुकी है। तो ये आप हमेशा याद रखें, रैली पहले चलेगी या बाद में, रैली पे रैली नहीं चलेगी। इसी तरह जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग गन्स होती हैं, उनको हमेशा मेरे आपके जैसे लोगों से पहले न्यूज़ भी मिलती है, उनके पास रिजल्ट्स भी होते हैं, उनके पास वर्किंग्स भी होती हैं, बिजनेस के प्लान्स भी होते हैं। क्योंकि इनके पास ही अकाउंट होते हैं तो ये कंपनीज इनसे भी डिस्कशन करती रहती हैं, ये खुद भी इन्वॉल्व रहते हैं
मियाँ साहिबान के साथ भी। तो इसलिए कुछ शेयर्स होते हैं जो इनसाइड न्यूज़ पे पहले ही बहुत सारे अच्छे चल चुके होते हैं, फिर जब बाद में मार्केट में न्यूज़ आती है उसके बाद वो थोड़ा सा अप जाना होता है। उन्होंने हमें दिखाना होता है कि जी अब हम माल पहनाने के लिए भी तो रेडी हैं, लेकिन हम लोग दोबारा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो अब न्यूज़ आई है ना, इसका इम्पैक्ट नहीं लिया हुआ। अब इसके इम्पैक्ट के लिए भी आप चाहते हैं कि जी मैं एंट्री लूँ और एक नई रैली स्टार्ट हो, तो ये नहीं होता। अगर एक रैली चल चुकी है उसके बाद न्यूज़ आई है कोई अच्छी, इट मीन्स कि उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक आ चुका है। इसी तरह एक और रूल है जी कि नेवर कैच फॉलिंग नाइफ। तो एक शेयर है वो गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, आपने ज़्यादा बाय कर लिया था हाई साइड पे, अब आप हर 5-10 रुपए के गिरने के बाद या 5-10% गिरने के बाद आप कहते हैं यार अब एवरेज दोबारा कर लेता हूँ, अब एवरेज दोबारा आप करते जाते हैं एंड पे रिजल्ट ये निकलता है कि आपके पास कैश तो ख़त्म हो चुका है, एवरेज स्टिल बहुत हाई है लेकिन शेयर गिरता जा रहा है अभी भी, तो वो आपकी एवरेज से भी बहुत नीचे चले जाता है। फिर आप परेशान रहते हैं, काफ़ी दिन आपको नींद नहीं आती कि क्या करें। तो इसलिए जब कोई शेयर गिर रहा हो कभी भी उसको एवरेज आउट करने की कोशिश ना करें। एवरेज आपने तब करना स्टार्ट करना है जब वो शेयर एक पॉइंट पे आके बिल्कुल स्टेबल लगे, उसके बाद वो वहाँ पे अच्छा वॉल्यूम दे, वॉल्यूम के बाद उसमें दोबारा से स्लो एक्यूमुलेशन और मूवमेंट बनना स्टार्ट हो, उसके बाद लेना। ये नहीं करना कि जी स्टेबल हुआ, आधा घंटा स्टेबल हुआ, आपने कहा बस जितना डिगना से डिग गया दोबारा लें, तो ये चीज़ नहीं करनी, हमेशा लॉस में रहेंगे। सिमिलरली स्प्लिट बाइंग बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। एक तो अप ट्रेंड में शेयर हो, उसकी स्प्लिट बाइंग का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आप वो अप जा रहा है आप उसमें एंट्री ले लें, उसमें आप एंट्री इस तरह से ले 40% ले लें एंट्री। जब उसकी करेक्शन आएगी 10-15%, 20% जितनी भी आए, वो डिपेंड करता है, हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर, हर चीज़ का अलग अलग सेटअप है, हर स्क्रिप्ट की अपनी एक मूवमेंट होती है, तो आप फिर उस पर मज़ीद 40% ऐड करें, 30% ऐड करें, एवरेज भी अच्छी हो जाएगी। शेयर अप ट्रेंड में है, मार्केट स्टेबल है, तो अप ट्रेंड में शेयर्स जो चल रहे होते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में हो तो फिर वो आपको अच्छे गेन दे जाते हैं। करेक्शन उनमें एक नॉर्मल करेक्शन होती है, तो नॉर्मल करेक्शन के बाद आपने जो बाकी 20% ऐड करना है वो ब्रेकआउट पे ऐड करना है, जब ब्रेकआउट दे दे। इस तरह से आपकी स्प्लिट बाइंग बड़ी अच्छी रहेगी। दूसरी स्ट्रेटजी गिरते हुए एक दोस्त ने बनाई थी और उसकी बड़ी इफेक्टिव भी रही। उसने कहा था कि मैं क्या करता हूँ कि स्प्लिट बाइंग गिरते हुए शेयर में भी करता हूँ। मतलब मुझे एक लगा कि एक शेयर काफ़ी करेक्शन ले चुका है, उसके बाद मुझे एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन शेयर फिर भी गिर रहा था, तो मैंने 20% के करीब एंट्री ली, बाइंग की। उसके बाद मैंने वेट किया कि 15-20% मज़ीद गिरे तो 20% और ऐड करो। तो इस तरह से उसने कहा था जी कि मैंने 4 टर्म्स में बाइंग की थी नेट सोल की, 155 पे, 140 पे, और जब 128-129 के करीब आया था तब। तो वो स्ट्रेटजी उनके लिए कहते हैं जी कि बहुत शानदार रही। उससे एवरेज मेरी रही 145 के करीब, और एंड पे वो शेयर जब दोबारा से नेट सोल 180 के करीब गया, वहाँ पे मुझे लगा कि ये अब काफ़ी हो चुका है, रैली ओवर होने वाली है, तो फिर मैंने एग्जिट ले लिया। तो ये अब हर बंदे पे, हर शेयर पे, हर सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन मैं बेहतर यही है कि गिरते हुए शेयर में एवरेज करने की बजाय बढ़ते हुए शेयर में एवरेज करना बेहतर स्ट्रैटेजी है। अगर कोई शेयर है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, पहले ही एक बड़ी शानदार रैली चल चुकी है, जैसे GGL था, ट्रीट था, 20-25 रुपये से स्टार्ट हुआ ट्रीट और 65 रुपये तक, 70 रुपये तक चले गया, इट मीन्स कि प्राइस तकरीबन डबल ट्रिपल हो चुकी है। तो उसके बाद अब अगर आप दोबारा से उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शायद 300-400 रुपये पे जाएगा, तो एक तो ये गलत फहमी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है इसमें कोई बहुत सॉलिड न्यूज़ है या अभी भी प्लेयर्स और मोमेंटम बड़ा ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो इस सिचुएशन में आपने अपना लॉस डिफाइन करना है, अपना रिस्क डिफाइन करना है, और वो उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आपने एंट्री लेनी है। ओपनली एंट्री लेनी कि जी 63 पे आ गया, अब ये 200 की आवाज़ है तो 200 पे जाएगा या 100 पे जाएगा, मैं बेचूंगा। अब वो देख लें आपके सामने है, वो 46 पे भी आ गया, 50 पे भी आ गया, 52 पे भी आ गया, तो क्या फ़ायदा। इसलिए
ये बहुत तेज़ी से बढ़े और बहुत ज़्यादा बढ़ चुके जाने वाले जो शेयर्स होते हैं उनमें बहुत एहतियात से काम करना होता है। उसमें मोस्टली वही लोग मूव कर रहे होते हैं, गेम कर रहे होते हैं जिन्होंने बहुत लो साइड पे बाइंग की होती है। उनको पता होता है कि 5-6 रुपए गिर भी गया तो हम उसको बेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट में से कम होगा। तो इसलिए ये भी एहतियात करें। फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग, हर वक्त ट्रेड करते रहना, हर रोज़ यही सोचना आज मैं कौन सा शेयर लूँ, आज मैं कौन सा बेचूँ, ये एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। इसमें आप अक्सर इमोशंस में आके कोई भी चढ़ता शेयर देखते हैं, 2-3 रुपये अप हुआ, एंट्री ले लेते हैं, वो गिर जाता है। ये बहुत सारा होता है। तो आपने ये बिला वजह की ट्रेड नहीं करनी, आपने अपने आप को स्टेबल रखना है, कूल काम रखते हुए रहते हुए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, एक अच्छी सपोर्ट, एक अच्छे बाइंग एरिया में और देखभाल के अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करते हुए, टारगेट को रखते हुए एंट्री लेनी है। हर वक्त ट्रेड नहीं करनी। अगर इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किस में करें? तो इन्वेस्टमेंट का भी एक प्रॉपर टाइम होता है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स होता है जब 35,000 से नीचे मार्केट चल रही है या 35 के करीब चल रही है, तो वो इसका मतलब है कि कम से कम 13 से 14,000 पॉइंट का मार्जिन इसमें मौजूद है मार्केट में, और मार्केट स्टेबल लग रही है, अब डाउन भी नहीं जा रही। तो आपके लिए वो टाइम होता है जब आपने 1 से 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। जब मार्केट 50,000, 48,000 और 49,000 पे आ चुकी है, फिर अब ये 1, 2 साल, 3 साल की स्ट्रेटजी का टाइम नहीं है। अब आपके पास है टाइम इस मार्केट की सिचुएशन के एतबार से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए। तो बिला वजह इन्वेस्टमेंट हर टाइम, हर सेक्टर के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती। अभी के लिए हो सकती है इन्वेस्टमेंट अच्छी, वो 2-3 सेक्टर्स हैं जी, बैंक्स हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है वो सेक्टर है, हर सेक्टर में अब नहीं है। इसी तरह जी ऑटोमोबाइल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, सीमेंट और स्टील, इसके जो रिजल्ट्स आने होते हैं उसका इम्पैक्ट मोस्टली पहले से आ चुका होता है। स्टील में फिर भी थोड़ा मार्जिन रहता है जो बाकी है उन सब के, क्योंकि इनका मंथली डाटा बनता है और मंथली डाटा की बेसिस पे बड़े प्लेयर्स एनालाइज करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, और जो बेहतर रहता है उनको पता चल रहा होता है कि किसकी सेल्स बढ़ी है, वो पहले से ही उसका इम्पैक्ट देना शुरू कर देते हैं। इवन मंथली वो रिपोर्ट आने से भी 2-3 दिन पहले तक काफ़ी हद तक वो उसका गेन ले चुका होता है। इसलिए इन सेक्टर्स के रिजल्ट के बाद भी को बिला वजह बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं होती। सॉरी। पेनी स्टॉक्स, सट्टा स्टॉक्स होते हैं, उनमें हमेशा केयरफुली वर्किंग करनी चाहिए और ट्रेडिंग के लिए रखने चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होते कि 3 साल रख लें, हम नेटवर्क है जी 3 साल रख लें, गेल है, कोई इसी तरह के जी 2-4 और भी हैं, आप उनको बिला वजह होल्ड कर ही रखें कि 2 साल रखूंगा, 3 साल रखूंगा। वो तो सट्टा स्टॉक्स हैं, गिरने पे आए तो पता चले वो आधे भी ना रहे, बढ़ने पे आए तो बढ़ते चले जाएं, डबल ट्रिपल हो जाएं, लेकिन फिर ऐसा होता है कितने टाइम तक उनमें कोई ख़ास मूव ही नहीं आती और हम लोग अपना सारा पैसा फंसा के रखते हैं। इसलिए इनको स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ब्रोकर्स ने अपने फंड्स बनाए होते हैं, ट्रेडिंग फंड्स, उसमें वो सारे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस फंड्स के थ्रू, और उन फंड्स की रिपोर्ट मंथली बेसिस पे आती है और मंथली डाटा में आपको उनकी होल्डिंग का पता चलता है कि किन शेयर्स में कितने % उन्होंने होल्ड किया हुआ है। प्राइस नहीं पता चलती कि कितने पे बाय किया था, लेकिन परसेंटेज या नंबर ऑफ शेयर्स का आइडिया हो जाता है। उस हिसाब से आप ब्रोकर टू ब्रोकर शेयर्स की मूवमेंट भी डिफरेंट होती है, क्योंकि जैसे AKD है उसकी वो हमेशा बुलिश रहता है, आरिफ हबीब है वो हमेशा स्लो मार्केट में परफॉर्म करते हैं उसके शेयर्स, पर उन्होंने काफ़ी टाइम तक आप लोगों के सब्र का इम्तिहान लेना होता है, फिर जाके 2-4%, 10%, 15% मूव दिखाते हैं, फिर वहाँ पे जाके दोबारा स्टक हो जाते हैं। JS है उसका ये ट्रेंड है कि एकदम से बढ़ना शुरू होता है शेयर, कोई उसका बढ़ता जाता है, जब वो 20-30%, 40% अप जाता है, उसके बाद उसने 30% की 20% डाउन आ जाना होता है, एकदम से बढ़ता है फिर गिरना शुरू होता है, गिरते हुए भी रुकता नहीं है। तो हर ब्रोकर की एक अपनी स्ट्रेटजी है, वर्किंग पैटर्न है, स्टाइल है, तो आपने उनको उसके पैटर्न के हिसाब से देखना है, ऑब्जर्व करना है और वर्किंग करनी है। ये जी मैंने आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं।
और इसमें से उम्मीद है जो मैंने मिस्टेक्स की या मैंने उनसे सीखा है वो आप लोग उनको दोहराने की बजाय यहाँ से ही अपने आप को इम्प्रूव करें। ओके जी, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप का, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक भी इसमें शेयर कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।